हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। यानी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अभी तक जो हमने पढ़े हैं पुरानी क्लासों में, इससे पहले तो वो सब रियल फंक्शन के पढ़े हैं स्टूडेंट। जो रियल फंक्शन होते हैं ना, उनके हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़े हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है, माइनस का कॉस एक्स और कॉस एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसी तरीके से यानी कि इंटीग्रेशन स्टूडेंट ये आया कैसे है, यानी कि ये बना कैसे है, पहले हम इस पे बेसिक यहाँ पर थोड़ा बताते हैं। बेसिक बताने के बाद फिर आपको हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रेशन पर लेके चलेंगे। बिल्कुल इजी कर देंगे इस इंटीग्रेशन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है, मान लिया यहाँ पर फंक्शन है हमारा साइन एक्स, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन किया डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का, तो इसका आंसर आता है स्टूडेंट यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर, तो इसका आंसर आता है साइन ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से कॉस एक्स आया, और कॉस एक्स का इंटीग्रेट कर दिया तो फिर ये साइन एक्स बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन का इनवर्स इंटीग्रेशन होता है। यानी डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्जन है ये इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स, मान लीजिए कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, और इसका अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट करें, या मान लें इसका, चलो थोड़ी देर के लिए, अगर कोई फंक्शन हमारा है यहाँ पर और इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लिया इसका आंसर यहाँ पर आया जी एक्स। एफ एक्स का किया यानी कि हमने साइन का किया तो बदल गया आता है, तो इसी तरीके से एफ एक्स का किया तो कोई आंसर जी एक्स आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, यानी कि जी एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका आंसर ये वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी कि एफ एक्स। और फिर यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन इस क्वांटिटी का करते हैं, मान लिया यहाँ पर लिखा है डी ओवर डी एक्स एफ एक्स के साथ में कोई कांस्टेंट मान लें यहाँ पर के, इसका डिफरेंशिएशन किया तो स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशिएशन एफ एक्स का जो होगा वो तो जी एक्स होगा, और लेकिन कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आंसर आया इसका हम करें इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन कर दें जी एक्स का, तो जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया वो फंक्शन आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए एफ एक्स प्लस के। तो कहने का मतलब है कि इसका जो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका आंसर एफ एक्स आता है, अगर फिर करते हैं तो या फिर एफ एक्स प्लस के आता है, यानी कांस्टेंट भी साथ में आता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर अगर लिमिट लगी हो इस पर, मान लिया ए टू बी हमारी कोई लिमिट लगी हुई, और हमने इसी फंक्शन का इंटीग्रेट किया, यानी कि यहाँ पर हमने जी एक्स का इंटीग्रेट किया स्टूडेंट, तो इसका जी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आएगा। तो यानी जब लिमिट लगी हो तो फिर एफ एक्स ही रखेंगे, एफ एक्स प्लस के नहीं रखेंगे, क्योंकि बाउंड्री क्लियर है। तो यानी कि इसका आंसर आ गया एफ एक्स, और एफ एक्स आ गया, और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पुटअप कर देते। यानी कि इसका स्टूडेंट जो आंसर आता है उसे हम लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर होता है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं इस पर, हम कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं रियल में, रियल एनालिसिस में और फिर कॉम्प्लेक्स में भी, को उन पॉइंटों को देखते हुए हम इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हमारा जो यहाँ फंक्शन लिखा रहता है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, और जो यहाँ पर लिमिट लिखी रहती है, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को याद रखना पड़ता है, उस पॉइंट के ही हिसाब से ये इंटीग्रेशन होता है। पहली बात ये है कि जो ये फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन हो, और ये जी एक्स फंक्शन दिया होगा, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से ए से बी जो लिमिट लिखी हुई है ये लिमिट गिवन होगी। इन दोनों पर हम विचार करते हैं, ए और बी, मान लिया ये लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल ए और बी। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि जो ये फंक्शन दिया है, ये ए से बी जो रेंज है, इसमें जो वैल्यू जाती है, इन वैल्यू को हम यहाँ पर
उस फंक्शन में रख करके उसका हम ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट, वो ग्राफ कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो कर्व बनेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस है तो ही उसका इंटीग्रेशन होगा। यानी कि जैसे यहाँ पर हम देख लें, ये हम यहाँ पर बाई एक्सिस खींच दिया, इसको हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस खींचा, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन है। मान लिया यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक हमें फंक्शन में ए से बी तक ये लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू हमको इंटीग्रेट करनी है। तो मान लिया हमने इस पॉइंट को रखा, इस पॉइंट को रखा, मान लिया एक ये आंसर आया। फिर हमने इसके ये वाले पॉइंट को रखा उस फंक्शन में, तो मान लिया ये आंसर आया। फिर हमने इस वाले पॉइंट को रखा तो ये आंसर आया। फिर इस वाले पॉइंट को रखा तो आंसर स्टूडेंट ये आया। इस तरीके से इस वाले पॉइंट को रखा तो आंसर स्टूडेंट ये आया। तो इस तरीके से ये सभी वैल्यू रखते हैं तो एक हमारा ये इस तरीके का ग्राफ बन के आता है स्टूडेंट। मान लिया हमारा ऐसा कोई ग्राफ बना, यानी इन पॉइंटों को रखते जाएंगे तो ये नंबर यहाँ से मिलते जाएंगे। तो स्टूडेंट यही जो यहाँ पर ग्राफ है इसी का नाम यहाँ पर gx है। और जो हमने ये वैल्यू रखी है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये रियल एक्सिस पर चलती है। और ये जो हमारा फंक्शन मिला है इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें कंडीशन ये स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक जो रियल एक्सिस पर जो हम लिमिट लगाते हैं इसमें भी कोई पॉइंट ना छूटे, यानी कि ये भी कंटिन्यूअस हो, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट ना छूटे। दूसरी बात कि जो फंक्शन है ये फंक्शन भी इन पॉइंटों पर वैल्यू दे, यानी फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो। ऐसा ना हो कि हमने इस पॉइंट पर देखा और फंक्शन यहाँ पर कटा हुआ है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेट हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने का मेथड होगा स्टूडेंट, जैसे हमारा यहाँ से ए से बी तक फंक्शन कोई डिफाइंड है और मान लिया यहाँ से ये कटा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट को रखा फंक्शन कटा हुआ है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर a to b लिखा हुआ है और यहाँ पर gx dx लिखा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन एक बार में नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन मान लिया c पॉइंट है हमारा और c पॉइंट पर ग्राफ कटा हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट हम a से लेकर c तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कर्व का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा gx और a से c और इसको हम dx लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन। और इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर फिर c से चलेंगे और यहाँ तक, फिर हम इस कर्व को यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे dx और ये होगा c to b। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो कहने का मतलब है जो रियल है, जो रियल हमारे फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट दो बातें याद रखते हैं। तो जहाँ से जहाँ तक रेंज है वो भी कंटिन्यूअस हो, उसमें भी कुछ ना छूटा हो, और जो फंक्शन है उस रेंज में वो भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो, तो हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करते हैं ए से बी तक जाने के लिए हमारा रियल, यानी कि हम रियल में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है एक्स एक्सिस पर। ए से बी तक जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर जाएंगे। अगर हम ए से बी तक जाने के लिए हम कोई दूसरा रास्ता बनाएं तो ये जो पॉइंट है हमारे ये रियल एक्सिस पर नहीं होंगे स्टूडेंट। ये हमारे जो पॉइंट हैं ये रियल एक्सिस पर नहीं होंगे। तो और यहाँ से यहाँ ए से बी तक जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इन रास्तों को हम यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है रियल का इंटीग्रेशन। तो हमें जो रियल वैल्यू लेनी है वो ए से बी तक वो रियल ही लेनी है। अगर हम यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट तो ये वैल्यू रियल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पर चलना पड़ा और वाई एक्सिस पर चलना पड़ा, तब इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। तो रियल में वो जो होता है वो एक लाइन होती है स्टूडेंट, उसी लाइन के पॉइंट यूज करते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए हमें केवल रियल एक्सिस पर ही हम चल सकते हैं। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन तो ये हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। तो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में और रियल इंटीग्रेशन में थोड़ा डिफरेंस किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है उसको बता करके फिर हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आपको आसानी से बहुत समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो जो हमारा टॉपिक का नाम है ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन।
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी हम रियल की बात कर रहे थे, तो रियल में यहाँ पर बताया था कि किसी फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेट करना है, gx dx का, इसका इंटीग्रेट करना है और लिमिट हमारी लिखी हुई है a टू b, तो इसका मतलब है a से b तक यहाँ पर भी कोई पॉइंट ना छूटे और जो हमारा फंक्शन बनता है a से b के बीच में ये भी कंटिन्यूअस। ये दो बात बताई थी स्टूडेंट। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मान लिया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो वेरिएबल होता है स्टूडेंट उसे हम z से लिखते हैं। मान लिया fz कोई हमारा फंक्शन है और ये z में लिखा हुआ है, z में कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है मान लिया, और अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है मान लिया a प्लस आई बी से c प्लस आई डी, इस रेंज में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट मानते हैं a प्लस आई बी, तो एक रियल एक्सिस खींचते हैं, ये हमने रियल एक्सिस खींचा और इसको हमने इमेजिनरी एक्सिस बनाया, यानी कि यहाँ पर है इमेजिनरी एक्सिस और ये है रियल एक्सिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है a प्लस आई बी, तो यानी कि a प्लस आई बी जो हमारा पॉइंट है, इसको अगर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो मान लिया हमने यहाँ पर a कॉमा बी, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, इस पॉइंट को हमने p लिख दिया। तो a रियल है और b इमेजिनरी है, तो a यहाँ से और b यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट मान लिया यहाँ से यहाँ तक मिला, तो इस पॉइंट का नाम है यहाँ पर a प्लस आई बी और इस पॉइंट को हमने मान लिया p डाल दिया स्टूडेंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा c प्लस आई डी है, यानी इस पॉइंट को हमने q डाल दिया। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेंगे c कॉमा डी, तो यानी कि c चलना है इस लाइन पर और d चलना है इस लाइन पर, इसके और इसके सामने मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट हमारा जो लिखा है ये c प्लस आई डी है और इस पॉइंट का नाम हमने q लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से p से q तक, जैसे हमने ए बी रियल एक्सिस पर लिया था, ए से बी तक जाने के लिए केवल हमने रियल वैल्यू यूज की थी, यानी ए से बी तक हम रियल वैल्यू यूज करेंगे तो केवल हम एक्स एक्सिस पर चल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ से पी से क्यू तक पहुँचने के लिए हमारे पास कई रास्ते होंगे, क्योंकि अब हमें रियल नहीं लेना है, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी यहाँ से डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं पी से क्यू की तरफ, और पी से क्यू की तरफ हम इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं, पी से क्यू तक हम इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं, पी से क्यू के लिए इस रास्ते से भी जा सकते हैं और पी से क्यू के लिए हम बहुत सारे रास्ते हैं स्टूडेंट, किसी भी रास्ते से हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो फंक्शन दिया था हमारा यहाँ पर gx और यहाँ पर फंक्शन दिया है fz, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है। तो रियल एनालिसिस में केवल a से b तक हम जाते थे और इसका आंसर हमें मिलता था, लेकिन अब हम यहाँ पर a प्लस आई बी से c प्लस आई डी की तरफ जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम p से q इस रास्ते से भी जा सकते, इस रास्ते से भी जा सकते, इस रास्ते से भी जा सकते। तो स्टूडेंट कई रास्ते हैं, कई यहाँ पर पाथ हैं हमारे जो हम p से q की तरफ जाएंगे और हम इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। यानी जाना तो हमें a से b तक है, यहाँ पर जाना है p से q की तरफ, तो इसमें एक ही रास्ता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट रास्ते हमारे पास काफ़ी हैं। तो इसका मतलब हर रास्ते से, यानी कहने का मतलब है कि जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें ये दिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है कि हमें किस रास्ते से P से Q पर पहुँचना है। तो दो बातें यहाँ पर आई कि P से Q तक उसमें भी यहाँ पर था कि जो हमारा फंक्शन था, यानी जो लिमिट थी उसमें टोटल का टोटल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो, इसमें भी वही बात है कि P से Q तक कहीं पर भी कोई भी रास्ता कटा ना हो, यानी कि P से Q तक पहुंचने के लिए हर रास्ते कंटिन्यूअस होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो फंक्शन है, यानी कि अगर हम P से Q की तरफ इस रास्ते से चलते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं, पॉइंट उठा करके हम फंक्शन पर रखेंगे तो स्टूडेंट फंक्शन जो हमारा fz में है वो भी कंटिन्यूअस हो, यानी कि P से Q तक जाने के लिए रास्ता भी कंटिन्यूअस हो और हमारा fz वाला फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस हो। तो हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन रियल एनालिसिस में केवल a से b तक जाने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है,
रियल लाइन वाला, और P से Q तक पहुंचने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स वाले हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कई किसी रास्ते से चलें, हर रास्ता कॉम्प्लेक्स पॉइंट बनाएगा। यहाँ पर चलते हैं, ये भी x यहाँ पर होगा, y यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। यानी कोई भी पॉइंट P से Q तक पहुँचने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स का रास्ता होगा ये, तो कॉम्प्लेक्स वाले रास्ते कई बन सकते हैं P से Q तक पहुँचने के लिए। तो अब बात आई स्टूडेंट यहाँ पर कि आंसर की, यहाँ से एक ही रास्ता है तो इंटीग्रेशन का केवल एक आंसर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट P से Q तक पहुँचने के लिए हमारे बहुत सारे रास्ते हैं, वो हम यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहाँ पर इसमें लिखना पड़ेगा कि किस रास्ते से चलना है स्टूडेंट, तो उस रास्ते का भी नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिमिट भी उसकी लिखनी पड़ेगी। तो P से Q तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट ये रास्ता मान लिया C1 है, ये रास्ता C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। तो स्टूडेंट अलग अलग रास्ते से जब हम चलेंगे तो आंसर 100% अलग अलग ही आएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, उन कंडीशंस को अगर हम आगे बताएंगे कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो किसी भी रास्ते से चलें तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम अलग अलग रास्ते से चलते हैं तो कोई भी फंक्शन अगर हमारा गिवन है P से Q तक पहुँचने के लिए अलग अलग रास्ते का यूज करेंगे तो आंसर स्टूडेंट अभी अलग अलग आएगा। फिर हम उस कंडीशन को बता देंगे तो उस कंडीशन से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और उस क्वेश्चन से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाला है, तो धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स पे ले जाएंगे। पहले हम डबल वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स की तरफ मोड़ करके आगे की तरफ चलते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने एक लिया है यहाँ पर, पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं फिर हम इस पे आगे की तरफ चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। लिखा हुआ है इवेल्युएट सी, ये कर्व का नाम है, किस कर्व पर हमें चलना है, और ये फंक्शन का नाम है, लिखा x प्लस बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई, और चलना कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, जो पॉइंट का नाम लिखा है 0 0 to 3,9 एलोंग। अब कर्व का नाम लिखा है किस कर्व से चलना है, यानी पहुंचना हमको 0 0 से 3 9 तक है, यानी कि यहाँ पर इमेजनरी एक्सिस यानी कि रियल, और यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं। अभी रियल इमेजनरी की बात नहीं आती है, अभी एक्स वाई में दिया गया है। अभी कॉम्प्लेक्स वाली क्वेश्चन बताएंगे फिर हम चलते हैं रियल और इमेजनरी वाली पर। तो 0 0 0 0 पॉइंट तो स्टूडेंट ये है, ये 0 0 पॉइंट है, और इसका ये पॉइंट लिखा है 3,9, तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से चलेंगे स्टूडेंट। मान लिया यहाँ पर पहुँच गए, ये 9 वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का नाम यहाँ पर लिखा है 3,9। इस पर दो पॉइंट पर पहुँचने के लिए इसको O मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम P मान लेते हैं, यानी O से P तक हमको पहुँचना है। तो O से P तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इन्होंने दो रास्ते दिए हैं कि हमें पहुँचने का मेथड क्या है। एक लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला स्टूडेंट ये है कि ये कर्व की इक्वेशन हमने पढ़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जो होता है स्टूडेंट एक पैराबोला होता है। तो पैराबोला ये बना हुआ है, इस टाइप से ये बन जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, लेकिन हमें इस रास्ते से यहाँ तक केवल मतलब है O से P तक, और इस रास्ते से फिर दूसरा यहाँ पर दिया है y इक्वल टू 3x, ये स्टूडेंट एक लाइन की इक्वेशन है, तो यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम डायरेक्ट मिला देंगे। तो इन्होंने दो रास्ते दिए, एक रास्ता डायरेक्ट O से P तक पहुँचने का एक लाइन के द्वारा दिया है, दूसरा रास्ता O से P तक पहुँचने का इन्होंने पैराबोला टाइप का दिया है। तो इस कर्व का नाम हम मान लेते हैं C1 है और इस कर्व का नाम C2 है। तो अब हमें यहाँ पर चलना है और इस इंटीग्रेशन, इस कर्व का हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले हम चलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर, यानी इस पर पहले वाली कर्व पर, इसको हम C1 मान लेते हैं और इसको C2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें जो यहाँ पर इंटीग्रल लिखा हुआ है स्टूडेंट, इंटीग्रल यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, इसमें यहाँ पर लिखा dx प्लस, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, और इसको यहाँ पर लिखा dy। अब स्टूडेंट हम इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग अलग करते हैं, यहाँ पर लिखा है dx और यहाँ पर लिखा है dy।
तो इसके मेथड समझते हैं, बहुत आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कि जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक जो हमारी है, या तो हम एक्स में बना लें, इसको भी हम एक्स में बना लें, या हम इस पूरी क्वांटिटी को बाई में बना लें, यानी कि यहाँ पर भी डी वाई तो यहाँ पर भी बाई के टर्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम डी वाई बनाना चाहते हैं तो ये डी वाई ऑलरेडी है, तो या तो हम पूरा डी वाई बना दें और सब बाई के टर्म बना दें, क्वेश्चन लग जाएगा। दूसरा मेथड है कि अगर यहाँ पर dx है तो इसको x के सभी टर्मों में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पर भी dx बना करके x के सभी टर्मों में कन्वर्ट कर दें, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है कि अगर हम इसे dx से ही सॉल्व करना चाहें तो यहाँ dx बना रहने दें, यहाँ x के सभी टर्म बना लें, यहाँ dy है यहाँ dy बना रहने दें, यहाँ y के सभी टर्म बना लें। तो स्टूडेंट कई इसके मेथड हैं, किसी भी मेथड से लगाओ सबसे लग जाएगा। तो यहाँ पर पहला ये कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कर्व की इक्वेशन यहाँ पर लिखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy इक्वल टू 2x और इसको यहाँ पर लिखेंगे dx। अब इस क्वेश्चन पर यहाँ चलते हैं। पहला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इस रास्ते पर हमें चलना है। तो यानी कि यहाँ पर लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर लिखा x प्लस वाई और यहाँ पर आ जाएगा dx प्लस, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई और dy। किसी भी मेथड को लगा लें सभी से लग जाएगा ये। तो यानी इक्वल टू लगाया, यहाँ पर जो हमारा कर्व है लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम c बना रहने दें, या हम यहाँ पर c1 लिख दें, ये c1 वाला कर्व है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू आया, यहाँ dx है यहाँ x है, तो स्टूडेंट यहाँ y को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो y की जगह पर x आएगा तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x प्लस और y की जगह पर लिख देंगे x का स्क्वायर और यहाँ पर dx आ जाएगा, सभी टर्म x में कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ लिखा प्लस, यहाँ dy लिखा है तो इसको अगर dx में कन्वर्ट करना चाहो तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा dy की जगह 2x dx, तो यहाँ पर dx आ जाएगा और यहाँ पर x में कन्वर्ट करेंगे y की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमें dy ही रखना है तो dy बना रहने दें, इस वाले एक्स स्क्वायर को हम y में कन्वर्ट कर दें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलो हम टोटल x में करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर y लिखा है तो y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, और dy लिखा है तो dy की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर लिख दी 2x इंटू dx, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, y की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और dy की जगह पर 2x इंटू dx आ गया। यहाँ पर भी dx यहाँ पर भी dx, यानी कि जो dx बने तो x के ही टर्म बने, यहाँ पर dx बना तो सब x के टर्म बने। अगर यहाँ आपने dy रखा है तो सभी y के टर्मों में कन्वर्ट करना है, यहाँ dy रखना है तो यहाँ पर सभी dy के टर्मों में रखना है। इतना dx बनाना है तो यहाँ x में कन्वर्ट करना है, इतना dy बनाना है तो यहाँ पर y में कन्वर्ट करना, ये इसका मेथड है। तो यानी अब यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर dx बना स्टूडेंट तो अब हमें यहाँ पर केवल x की लिमिट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए dx लिखा है, अगर हमें dx रखना है तो x की लिमिट इसमें लगानी है, यहाँ पर dy लिखा है तो y की लिमिट इसमें लगानी है, लेकिन इसमें सब में हमने यहाँ पर x में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टूडेंट अब हमें जो लिमिट लगानी है वो x की ही लगानी है। तो x की लिमिट स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट पर है 0 और इस पॉइंट पर x की लिमिट है 3, तो हम लिमिट लगाएंगे 0 to 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3, इसमें भी dx लिखा है, इसमें भी लिमिट लगाएंगे 0 to 3। और अब इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 2 और इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा x पावर 3/3 और लिमिट लगा देंगे 0 to 3 आ गया प्लस। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, इसको हमने 2 को यहाँ लिखा, ये x पावर 4 और 1/5 मिला, इसका इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा x पावर 6/6 और लिमिट लगाएंगे 0 to 3। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2 और 3 को लिखते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा 9/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो 27/3 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 27/3
वो माइनस करेंगे तो सभी जीरो हो जाएंगे। इसके बाद प्लस लगाएंगे 2/6 है तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 और इस तरीके से 3 को लगाएंगे तो 3/6 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर 3/6 और 0 को लिखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते तो स्टूडेंट यहाँ से जो आ जाएगा आंसर इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ से 9/2 और यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। 3/5 को सॉल्व करते हैं तो 243 आ जाएगा स्टूडेंट। और इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 9/2 और प्लस इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ से 252 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 504 और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 तो यानी कि 513 और डिवाइडेड बाई 2 ये इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं यहाँ पर O से P तक पहुँचने के लिए, लेकिन अभी कर्व का नाम लिखा था y = x²। अब हम चलते हैं y = 3x, यानी कि अब हम इस वाले कर्व पर चलते हैं डायरेक्ट। फिर हम देखते हैं इसके आंसर में क्या चेंज आता है। ये आंसर जो आया है 513 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर कर्व वही है, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन है जिस फंक्शन का वो वही लिखा हुआ है, लेकिन कर्व का नाम लिखा है y = 3x, यानी O से अब हमें P तक चलना है, लेकिन इस कर्व पर चलना है, इस लाइन पर चलना है। अभी हम इस लाइन पर चले थे, यानी जो रियल एनालिसिस था, जो हम रियल फंक्शन पढ़ते थे, उस पर हम केवल A to B केवल रियल एक्सिस पर चलते थे स्टूडेंट, तो उससे आंसर एक ही आता था। यहाँ पर O से P तक पहुँचने के लिए हमारे पास दो रास्ते दिए गए हैं, हम एक इस रास्ते से चलना है और एक इस रास्ते से चलना है। फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। रियल एनालिसिस में, यानी जो रियल फंक्शन पढ़ते तो उसमें केवल एक ही रास्ते पर चलते तो आंसर एक ही आता था, फिक्स आता था वही। तो यहाँ पर अब हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं। दूसरे रास्ते का नाम जो C लिखा है, इसकी जगह पर हमारा रास्ता होगा C2 वाला, ये बना। तो यानी कि यहाँ पर जो कर्व की इक्वेशन दी है वो दी है y = 3x, यानी जिस रास्ते से चलना है। तो यानी इसमें यहाँ पर लिखा है y = 3x और स्टूडेंट अगर इसी का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो dy = 3dx आ जाएगा। यानी कि i = यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल और ये यहाँ पर लिखते हैं x प्लस और y की जगह स्टूडेंट यहाँ पर हम 3x रख दें तो यानी y की जगह 3x आ जाएगा और dx लिखा ही हुआ है तो dx आ गया, प्लस लगाया स्टूडेंट। इस इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे x² इंटू y की जगह अगर लिखेंगे स्टूडेंट तो 3x लिख दें इसमें, तो y की जगह यहाँ पर 3x आ जाएगा, लेकिन dy लिखा है। अब ये सब x में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी x में कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पर y dy है तो dy ही रखना है तो dy रखना, ये y रखना, x² की वैल्यू रख देना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y/3 का स्क्वायर आ जाएगी x² की जगह। तो इस तरीके से हमने x में ही कन्वर्ट कर दिया है, किसी से भी लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ dy लिखा है तो dy की जगह स्टूडेंट क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 × dx। और अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो d के बाद नंबर लिखा हुआ है वो x लिखा है, यहाँ पर भी d के बाद x लिखा हुआ है और टोटल x में तो हम लिमिट भी x की ही रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए पॉइंट तो हमारे यही है, x की वैल्यू केवल देखनी होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 है, तो यानी यहाँ पर भी 0 से 3 रहेगी और यहाँ पर भी 0 से 3 रहेगी। अब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व किया स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4x, तो 4 लिखा, इसको यहाँ लिख दिया 4x dx, प्लस लगाया, लिमिट है 0 से 3। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से मिल जाएगा 9, इंटीग्रल किया 0 to 3 आ गया और यहाँ से मिल जाएगा x का पावर 3 और ये बना यहाँ पर dx। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 4 और इसको यहाँ कर लिखेंगे x² y2, तो x² मिल जाएगा और 0 to 3 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 और इसको लिखते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4 और लिमिट लगाएंगे तो 0 to 3 रखेंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 2 और इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 और -0
और फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस का साइन, तो 9/4 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे 9/4 और 3 को लिखेंगे तो 81 आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 माइनस तो 0 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, यानी पहले वाले कर्व से चले तो इसका आंसर आया था 513/2। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है 9 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो यानी कि यहाँ पर इक्वल टू 9 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 81/4, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 81/4। इसको सॉल्व कर लें तो 9 और यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 81/4। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 88 और /4। तो इस तरीके स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 ये आ जाएगा और यहाँ से 802 और /4, 81 9 यहाँ पर आ जाएगा 989, तो 89 ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से 801/4। तो स्टूडेंट जो पहला हमारा जो आंसर था वो था 513/2 और ये स्टूडेंट आंसर आया है 801/4। इसका मतलब फंक्शन वही है, फंक्शन वही है और पॉइंट वही है जहाँ से जहाँ तक हमको पहुँचना है, यानी कि ओ से पी तक पहुँचना है और फंक्शन हमारा यही है। ओ से पी तक पहुँचने का भी वही है, वहीं को उसी पॉइंट तक पहुँचना है, ओ से चलना है पी तक पहुँचना है, दोनों ही बातें वही हैं, लेकिन रास्ता बदल गया स्टूडेंट। ये रास्ता हमारा ये था और ये रास्ता हमारा लाइन वाला था, यह रास्ता हमारा पैराबोला था। तो रास्ते को बदलने से जो आंसर आता है स्टूडेंट वो आंसर में चेंज आता है। अब आगे जो हम क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट, आगे एक कंडीशन बता देंगे ऐसी कि उस कंडीशन को अगर होल्ड करता है तो फिर हम चाहे किस रास्ते से चलें, चाहे किस रास्ते से चलें, लेकिन आंसर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अभी हम इस तरीके से क्वेश्चन चल रहे थे, ये क्वेश्चन था हमारा एक्स और वाई वेरिएबल में। अब हम एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं, धीरे धीरे हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ मोड़ना, क्योंकि हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो हम एक कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर। फिर वो कंडीशन हम आप लोगों को बताएंगे। और स्टूडेंट जो हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें जो इसके रिजल्ट निकलेंगे, इन रिजल्ट को अभी हम आप लोगों को नोट करवा के और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद वो रिजल्ट कैसे निकले हैं उन रिजल्टों को भी बताएंगे कि ये रिजल्ट कैसे आए हैं, किस तरीके से ये बने हैं, फिर इनका कैसे यूज होगा। पहले यूज बताएंगे फिर इसके हम प्रूफ बताएंगे, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन को लेकर के। तो स्टूडेंट अब जो हमारा क्वेश्चन है अगला, ये कॉम्प्लेक्स का है। इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 + i, और इंटीग्रांड में लिखा हुआ है x - y + i × x² और dz। यानी कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ये रियल है और ये इमेजिनरी वाला पार्ट है। और d के बाद में लिखा है ये z लिखा है, ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। z जो हमारा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कहीं पर भी z यूज होगा तो z की वैल्यू स्टूडेंट होगी x + iy। इसका हम लिमिट देखते हैं, लिमिट भी हमारी लिखी हुई है 0 to 1 + i, ये भी कॉम्प्लेक्स है। अब इस पर चलना है, तो सबसे पहले हम इस लिमिट पर बात करते हैं 0 to 1 + i पर। तो एक हम यहाँ पर रियल एक्सिस बनाते हैं और एक बनाते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और ये हमारा है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और इसको यहाँ पर लिखते हैं इमेजिनरी एक्सिस। लिखा हुआ है यहाँ पर 0 to 1 + i। 0 का मतलब है ओरिजिन 0,0 स्टूडेंट, और 1 + i का मतलब है, i का मतलब है यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस और 1 का मतलब है रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर 1 चलना है स्टूडेंट, और इमेजिनरी एक्सिस पर i का कोफिशिएंट ये भी 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का नाम o लिख देते हैं और इसका नाम यहाँ पर p लिख देते हैं, और ये जो पॉइंट लिखा हुआ है वो 1 + i लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब o से p तक पहुँचना है,
लेकिन अब कैसे पहुंचना है वो कंडीशन इन्होंने दी है। तो और हमें मालूम भी है ओ से पी तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर ऐसा भी पहुंच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर चलते हैं ऐसा भी पहुंच सकते हैं, या यहाँ से किसी कर्व के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। जैसा भी रास्ता बताएं वैसे चलना है। तो यहाँ पर लिखा है पहले पॉइंट में अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा है ऑरिजिन, इसे हम कहते हैं z इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट है z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो z इक्वल टू 1 प्लस आई वाला ये पॉइंट है स्टूडेंट, z इक्वल टू 1 प्लस आई का। और इन्होंने कहा कि ओ से पी तक पहुंचने के लिए, यानी कि z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 प्लस आई तक पहुंचना है, वो पहुंचने का रास्ता बता दिया यहाँ पर कि अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कि हमें लाइन से पहुंचना है, यानी कि इससे यहाँ से हमने इसको मिला दिया डायरेक्ट लाइन पर। तो स्टूडेंट जिस भी कर्व पर हम चलते हैं उस कर्व की इक्वेशन लिखी जाती है। अब बात आई यहाँ से ओ से पी की लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट उसके दो पॉइंट मालूम हो। तो एक पॉइंट यहाँ पर 0 0 है, और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1। तो यानी कि ओपी लाइन की जो इक्वेशन होगी इस इक्वेशन पर हम चलेंगे और इससे हम निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिखते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन z इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई, इस लाइन पर चलना है। और इंटीग्रल स्टूडेंट जो हमारा लिखा हुआ है, इंटीग्रल लिखा है x माइनस का y, और यहाँ पर लिखते हैं प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं डी जेड। तो स्टूडेंट अब इस लाइन पर चलेंगे, तो इस लाइन का मतलब इंटीग्रल अभी लिखा हुआ है z इक्वल टू 0 से 1 प्लस आई। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, यानी कि ये जो हमारी लाइन बनी ये बनी ओपी, तो यानी कि यहाँ पर हम ओपी भी लिख सकते हैं। तो कंफर्म हो गया कि ओपी लाइन पर चलना है। तो x लिखा है, माइनस का यहाँ पर y लिखा है, इसके बाद यहाँ लिखा प्लस का i इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर डी जेड लिखा है स्टूडेंट। तो z को हम यहाँ पर लिखते हैं, z इक्वल टू होता है यहाँ पर x प्लस आई वाई, और जब स्टूडेंट यहाँ पर हम डी जेड इसका कर देंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा डी जेड इक्वल टू, और ये मिल जाएगा डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई। तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई। अब स्टूडेंट हमें लाइन, ये जो लाइन ओपी बनी हुई है इस कर्व पर चलना है, तो इसी कर्व के हिसाब से अब इसको हम बनाएंगे। तो यानी ओपी लाइन की इक्वेशन, तो ओपी लाइन की इक्वेशन लिख दें। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लाइन इक्वेशन ऑफ ओपी, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ओपी। तो ओपी लाइन की इक्वेशन जो होगी स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास है बाई माइनस बाई वन, तो x1 y1 ये पॉइंट है, बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू की जगह पर 1 माइनस बाई वन की जगह पर 0, बाई टू माइनस बाई वन 0 डिवाइडेड बाई x2, तो x2 की जगह स्टूडेंट ये 1 है, माइनस x1 की जगह ये 0 है, और यहाँ पर लिखते हैं x माइनस x1। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है y इक्वल टू x, यानी कि ये जो यहाँ पर इंटीग्रेट हमें करना है i इक्वल टू, और ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो यानी कि यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई और प्लस का i इंटू एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई। अब इस कर्व की इक्वेशन जो हमारी बनी है इसके हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू लिख दें, यानी कि आंसर आ जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, यानी कि यहाँ पर लिखा है x, और y की जगह पर भी स्टूडेंट यहाँ पर x हमें लिखना है, और इसके बाद प्लस का यहाँ से मिला i इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी टोटल हम x बना दे रहे हैं। अब डी एक्स डी वाई जितने भी हैं सब x में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है डी एक्स, तो डी एक्स हो गया, प्लस i इंटू, और डी वाई लिखा है तो डी वाई की जगह पर जब y बराबर x है स्टूडेंट, तो डी वाई बराबर भी डी एक्स होगा। तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स। तो इस तरीके से इस x से इस x को कैंसिल कर दिया,
तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि हर जगह x बना हुआ है, तो अब हमें केवल और केवल x की ही लिमिट लिखनी है, केवल x की लिमिट। ये बात समझ में आ रही है ना, केवल x की लिमिट लिखनी है। तो x की लिमिट ओरिजिन से यानी O से P तक पहुँचने के लिए जो x की लिमिट है स्टूडेंट यहाँ पर तो 0 है, और यहाँ पर स्टूडेंट x की जो लिमिट है वो 1 है। तो यानी कि लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 0 to 1। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा यहाँ पर इंटीग्रल लगाया 0 to 1 लिखा, यहाँ पर i आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया और dx इसमें से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आई इंटू यहाँ से मिल जाएगा dx। अब इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर i का इस 1 प्लस आई में इंटू कर दें, तो यानी कि यहाँ पर जो i का 1 प्लस आई में इंटू करेंगे तो यानी यहाँ से आंसर जो मिल जाएगा यानी i इंटू 1 प्लस आई, और यहाँ पर इंटीग्रल लिखा हुआ है 0 to 1, और इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट x का स्क्वायर dx, तो यानी कि यहाँ से ना x स्क्वायर dx। और स्टूडेंट यहाँ पर जो हम अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है तो इसमें जो थ्योरी है, जैसे यहाँ पर जॉर्डन कर्व किसको कहते हैं, कंटिन्यूअस कर्व किसको कहते हैं, आर्क क्या होती है, सिंपल कर्व क्या होता है, कंटूर क्या होता है, क्लोज्ड कंटूर क्या होता है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है, मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होती है। तो स्टूडेंट अभी हम इसको एकदम से बताने लगेंगे तो एकदम बिल्कुल ये लगेगा बहुत कठिन चैप्टर है, तो हम बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट वे में ले जाते हैं, एकदम धीरे धीरे इसकी थ्योरी बता देंगे और बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, उसके वीडियो में अलग से अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर i का इंटू जब 1 में करेंगे तो स्टूडेंट i आएगा, और i का इंटू आई स्क्वायर में करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट लगाएंगे 0 to 1 और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर 1 का क्यूब -0। तो आंसर स्टूडेंट इस इंटीग्रल का आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर आयोटा -1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट पार्ट का यानी कि O से लेकर P तक जब हमें पहुंचना है और इस लाइन के द्वारा याद रखना है कि हमें किसके द्वारा पहुंचना है। जैसे रियल था तो केवल एक ही था कि A से B तक केवल एक ही जगह से पहुंचना है, केवल रियल एक्सिस से पहुंचना है क्योंकि रियल वैल्यू रखनी पड़ती थी। यहाँ से O से P तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं इनफाइनाइट, लेकिन इन्होंने 2 रास्ते बताए हैं, एक ये है और दूसरा एक ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है। तो इस रास्ते से स्टूडेंट हमने जो आंसर निकाला है O से P तक पहुंचने के लिए इस वाले फंक्शन का वो आंसर आया है आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 3। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है ये कह रहे हैं कि अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम z = 0 to z = 1। पहले में रियल एक्सिस पर चलना है, z = 0 ये है और स्टूडेंट z = 1 का मतलब है रियल वैल्यू दी है यानी कि रियल x बराबर 1 और y बराबर 0। तो यानी कि इसके सामने यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर z = 1, z = 0 से z = 1 यानी कि यहाँ से चलना है और यहाँ तक पहुँचना है, यानी इसको हम डाल दे रहे हैं a पॉइंट। इसके बाद क्या कहा गया है, एंड देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। तो स्टूडेंट इसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे इसके बाद इन्होंने कहा है कि अब हमें पैरेलल चलना है। किसके पैरेलल चलना है, इमेजिनरी लाइन की। तो जो इमेजिनरी एक्सिस है स्टूडेंट ये है हमारा ये एक्सिस यानी ओ बाई ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल चलना है। कहाँ से चलना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद। अब हम इसके पैरेलल चलेंगे और कहाँ तक पहुँचना है, फ्रॉम z = 1 से, यानी कि यहाँ से चलना है z = 1 + i, तो यानी कि यहाँ पर पहुँचना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें 2 रास्ते हुए, एक रास्ता हुआ O से A तक और दूसरा रास्ता हुआ A से P तक। स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस पार्ट को अगले वीडियो में लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, नहीं तो एकदम से ये आएगा कि बहुत समय हो गया और समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में बड़ा उलझन महसूस होगी। तो इसलिए अब यहाँ तक हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और केवल फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को बताते हैं। और फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया ये आया और सेकंड पार्ट का आंसर लगाएंगे स्टूडेंट, तो इसमें भी अलग आंसर आएगा, पहुँचना वही है लेकिन आंसर अलग आया है। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि रास्ते बदल जाएंगे लेकिन आंसर में रास्ते बदलने पर आंसर बदल जाता है।
फिर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि हम रास्ते बदलते चले जाएं लेकिन आंसर इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसकी एक कंडीशन बताएंगे स्टूडेंट। तो इसको पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा इसमें। तो सभी स्टूडेंट आज यहीं तक, इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स